नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 9वीं में 21वां चैप्टर क्रांतिकारी शेखर का बचपन 20 तक हमने उस लेक्चर में देखा था। अब वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो क्रांतिकारी शेखर का बचपन बचपन जो गद्य है, पहले उनके लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनके लेखक का नाम क्या है और ये क्रांतिकारी शेखर कौन है। वैसे तो हम जानते ही है वो कौन है, लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ा पहले हम जान लेते हैं। और इस पद्य में, इस गद्य में क्रांतिकारी शेखर का बचपन में क्या क्या बताया जाए वो हम देख लेते हैं। देखते हैं पहले कवि का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि उस कवि ने क्या कहा है। कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जन्म है सन 1911 और निधन है सन 1987। पहले उनका परिचय देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसया यानी कुशीनगर में हुआ। बचपन का 911 से 915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर एवं जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के कॉलेज में से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में भी काम किया। अग्नेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यजल, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी और ओ करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। तो ये हमने जो कवि है चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका उपनाम था, यहाँ हमने देखा क्या नाम था उसका, अग्नेय जी। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में कई नई कविताएं प्रमुख कवि के रूप में सबसे बहुचर्चित जो उपन्यास रहा हो तो है अग्नेय जी का नाम उसमें पहले आता है। और उनका जन्म के बारे में बताया 9 मार्च 1911 में कसिया कुशीनगर में आया हुआ है, वहां उनका जन्म हुआ। और बचपन का 1911 से 1915 का समय उन्होंने लखनऊ में बिताया और बाद में कुछ समय के लिए वो श्रीनगर और जम्मू में रहे। और बाद में उन्होंने लाहौर के कॉलेज से बीएससी की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में उन्होंने भाग लेने के लिए उन्हें कारागार में भी रहना पड़ा। और उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है वो ज्यादा से ज्यादा वो
विद्रोही व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि उनकी साहित्य की जो चेतना है विद्रोह, वो मुख्य के रूप वो उनकी मूल चेतना है, उसके कारण वो विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। और अब उनके उपन्यास के बारे में हमने जाना। शेखर एक जीवनी, जो प्रेमचंद का सबसे बड़ा उपन्यास गोदान माना जाता है। उनके बाद जो कोई उपन्यास का नाम आता है तो वो है शेखर एक जीवनी। इसके अतिरिक्त आगे बात करें तो उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, वो भी उपन्यास उन्होंने लिखे। हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन में वो प्रयोगवादी प्रवर्तक माने जाते हैं, उनकी रचना करने वाले प्रवर्तक माने जाते हैं। और उन्होंने आंगन के पार द्वार काव्य कृति में साहित्य अकादमी के द्वारा उनको पुरस्कार भी किया गया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया। भग्न दूत, चिंता, इत्यजल, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, हरि ओ करुणा, प्रभामय, ये उनकी मुख्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने तार सप्तक और का भी संपादन किया था। तो ये हमने जाना क्रांतिकारी शेखर का बचपन के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका उपनाम है अग्नेय जी। उनके बारे में हमने थोड़ा जान लिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो क्रांतिकारी शेखर है उसके बारे में उनमें कवि ने लेखक ने क्या बताया है वो थोड़ा देख लेते हैं। क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के भाग एक का अंश है। वह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र की खोज लक्षित, वह लील पर चलने वाला नहीं। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों में अभिभूत, वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोध और स्वदेशी चीजों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती, बचपन के उसके जीवन का एक कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। तो हमने देखा कि ये जो क्रांतिकारी शेखर का बचपन जो चैप्टर है, गद्य है, वो अग्नेय जी सच्चिदानंद हीरालाल ने ये जो शेखर एक जीवनी जो उन्होंने उपन्यास लिखा था उनमें से लिया गया है। और ये उपन्यास 1940 में लिखा गया था। अब यहाँ बात करते हैं कि बचपन से लेकर कॉलेज तक का जीवन वो विचित्र होता है, और शेखर का के जीवन में कुछ ऐसा ही था। उनके जीवन दर्शन और स्वातंत्र की खोज लक्ष्य, वो लील पर जलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन तो क्रांतिकारी विचारों में अभिभूत, वो ब्रिटिश शासन अंग्रेजों का वो जबरदस्त विरोधी था और स्वदेशी चीजों का चाहक। आज जो हम विदेशी चीजों का यूज करते हैं, तो ये जो शेखर था वो विरोधी था और स्वदेशी चीजों का चाहक था। तो ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी था और स्वदेशी चीजें जो अपने देश में बनाई जाती, अपने देश में मिलती, वो उसी चीजों का चाहक था। अंग्रेजों की बजाय हिंदी का भी हिमायत, बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश यहाँ उपन्यास में संकलित किया गया है। तो ये हमने देखा कि क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उसमें क्या बताया गया है। थोड़ा देखते हैं आगे और आप गद्य। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा, और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। अगर के उन्होंने कहा कि असहयोग का अर्थ होगा सहयोग न देना।
कि असहयोग की एक लहर आई और उसमें देश से और बह गया। कि ये जो पाठ एक जो गद्य है वो शेखर का बचपन, क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उसके ऊपर लिखा गया है। तो शेखर की बात से ही शुरुआत हुई कि असहयोग की एक लहर आई, उसमें देश है वो बह गया। लेकिन शिखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। चेष्टा यानी कि प्रयत्न, वो भी उसमें बहने की प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह बह नहीं पाया। तब उसके हाथों से खेकर अपने बहावने लगा। खेकर, खेकर यानी कि खेना, खेना यानी कि नाव को पानी में आगे ले जाना, जिनको खेना कहते हैं। वो खींच कर वो बहाने लगा। उसमें विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। किसने? शेखर ने। जो दो चार मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं है कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर के एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर देखा करता है। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत कर पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। तो हमने आगे देखा था प्रस्तावना में कि ये विदेशी स्वदेशी ब्रिटिश शासनों का वो जबरदस्त विरोधी था, स्वदेशी चीजों का वो विरोधी था। तो यहाँ उसने क्या, अपने कपड़े उतार कर रख दिए। जो स्वदेश से दूसरे देश में से कपड़े बनकर आते थे, उन्होंने उसने अपने कपड़े उतार कर रख दिए और दो चार जो मोटे देशी कपड़े थे उनके पास, अपने देश को पहनने लगा। उसने उसके बाद क्या किया कि बाहर जाना, घूमने मिलने का सब छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास इतने कपड़े नहीं थे कि वो बाहर जा सके। और बाद में क्या हुआ कि दोपहर को वो ऊपर की एक अपनी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वहां वो बाहर देखा करता है। और जब वो देखा करता है तब उसके कभी दूर से और कभी बहुत कंठों से एक क्षमावत पुकार उस तक पहुंचती। क्या पुकार उसके तक पहुंचती है? गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। बोलबाला होना यानी अति प्रसिद्ध होना, बोलबाला होना यानी अति प्रसिद्ध होना। हम यहाँ साथ में देखते जाते हैं, शब्द आया हमारे सामने, बोलबाला। बोलबाला यानी प्रसिद्ध हो। दुश्मन का मुंह काला, तब उसके प्राण पुलकित हो। पुलकित यानी प्रसन्न, पुलकित का अर्थ है, साथ में देखते जाते हैं। पुलकित का अर्थ है प्रसन्न। उसका प्राण है वो प्रसन्न हो उठते और वह भी खुद एक बार पुकारने लगता, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। आगे देखते हैं। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी। लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। वो खिड़की में से बाहर पुकारने लगता था कि गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला, लेकिन उससे आगे वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके घर से अनुमति नहीं थी। अनुमति यानी इजाजत, अनुमति का अर्थ है इजाजत नहीं थी कि वो बाहर जा सके। लेकिन अनुमति का न होना भी एक अंकुश है। अंकुश यानी नियंत्रण, नियंत्रण है।
तो निरंतर उसे कोई ना कोई मार्ग ढूंढने के लिए उसको प्रेरित किया करते हैं। प्रेरित करना यानी कि प्रसन्न उत्साहित करना। प्रेरित करना का अर्थ है उत्साहित करना। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए होंगे। माँ के ऊपर कोठों पर बैठी हुई। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे और माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह में ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था। वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। उन्होंने क्या किया, एक बार ऐसा हुआ कि उनकी माँ के अतिरिक्त कोई भी घर में नहीं था। माँ भी उसके ऊपर के कोठे पर बैठी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि घर में जो भी विदेशी कपड़े थे वो सब एक खुली जगह में उनका ढेर लगा दिया, वहां सब रख दी और लैंपे लाकर उनके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेला और बाद में तेल का पीपा, जो तेल में रखने वक्त की चीज होती है, वो पीपा तो नौकरों के पास रहता था। फिर भी वहां जाने की हिम्मत किसी में, फिर भी उन्होंने क्या किया है, वो उसमें आग, वो कपड़े जो रखे थे उसमें उन्होंने आग लगा दी। आगे देखते हैं। आग एकदम भभक उठी। शेखर का अहवालक भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुकाला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी ही देर में शेखर ने गाल भी मानो विदेशी हो गए हैं, जलने लगे। लेकिन ढेर राख हो गया। जैसे ही आग लगी तो क्या कहा, आग एकदम भभक उठी। भभकना यानी भड़कना। और शेखर भी आह्लाद का अर्थ है प्रसन्नता और आनंद, साथ में देखते रहते हैं। उसका अर्थ भी आह्लाद यहाँ रखा है। उनका अर्थ है प्रसन्नता या आनंद। वो आनंद से भभक उठा और आज जो आग लगी थी वो उसके चारे ओर वो नाचने लगा और गला खोलकर वो बोलने लगा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी देर में उनकी माँ आती है और थोड़ी देर में शेखर भी गाल भी मानो विदेशी हो गए, चलने लगे। लेकिन ढेर रात हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व नहीं, आतंक का भरा हुआ है, आतंक का भरा हुआ है। उसे पुरानी बात भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते। यह भी कि वह शैशव के अंग्रेजी बोलना जानता है, शैशव से अंग्रेजी यानी कि बचपन से, और हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती। उसका वो पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था। तो उन्होंने क्या कहा कि शेखर के मन में विदेशी मात्र नाम से ही प्रति उनको घृणा हो गई। घृणा यानी नफरत, घृणा का अर्थ नफरत हो गई थी। और उसने देखा कि हमारी
हर एक नस नस में विदेशी का प्रभुत्व, प्रभुत्व यानी अधिकार ही नहीं, आतंक से भरा हुआ। और उनको पुरानी बातें और नई बात भी याद आने लगी। वो देखने लगा कि उसके यह भी ध्यान हुआ कि उनके पिता उनके घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते। यह भी कि यह शैशव के बाद बचपन से अंग्रेजी बोलना जानता है और हिंदी अभी भी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मशीनरी था। एक अमेरिकन मशीनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था। उन्होंने क्या कहा कि उनकी पहली आया थी वो ईसाई थी, जिसके कारण वो अंग्रेजी बोलती थी। और उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था वो एक अमेरिकन मशीनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। उन्होंने कहा जो गुरु था वो उनको अंग्रेजी की शिक्षा भी देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है और विदेशी उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसमें घृणित समझता हूँ उस विदेशी माँ को माँ कहने को बाध्य हो। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और वह चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को भी दूर करने लगे। इतनी घृणा थी उनको। उन्होंने अपनी पहले उनको लगा था ऐसा कि हमारी मातृभाषा हम सबसे पहले सीखते वही हमारी मातृभाषा। और उन्होंने क्या किया था, पहले अंग्रेजी सीखना प्रारंभ किया था। तो उनको ऐसा लगा पहले कि अंग्रेजी उनकी मातृभाषा है, लेकिन और विदेशी उनकी माँ है। लेकिन जब उसको एक ज्ञान हुआ तो उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा और वो घृणित समझता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं नफरत करता हूँ उसी विदेशी माँ को कहने से वो बात। और उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और बड़ी चेष्टा का अर्थ हमने देखा था, प्रयत्न से वो अपनी बातचीत में से भी अंग्रेजी शब्द वो वहां से निकालने लगे और अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यास को वो दूर करने लगा। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं चैप्टर में, ये जो शेखर है वो कैसे अंग्रेजी चीजों से वो नफरत करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि शेखर ने विदेशी वस्त्रों पहनना छोड़ दिया। पास में देसी कपड़ा कम होने से वो बाहर घूमना भी उन्होंने छोड़ दिया और दोपहर को वह घर में खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और बाहर लगाए हुए नारे सुनता। गांधी जी का बोल बाला, दुश्मन का काला, इस नारे को वह भी दोहराता। शेखर के घर में जब विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे, उन्हें स्वदेशी वस्तुओं को किसी तरह का लगाव नहीं था। इसी के विपरीत शेखर को विदेशी वस्तुओं का सख्त नफरत, लेकिन वह अपनी नफरत खुलकर प्रकट नहीं कर सकता। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने की भी उसे छूट नहीं। फिर वो क्या करता है, एक दिन घर में सब लोग बाहर गए थे, माँ ऊपर कोठे में बैठी हुई थी, तो शेखर को मौका मिल गया और उसने घर के विदेशी वस्त्र घर में जो रखे थे वो सब एक जगह जमा किए और घर में रात को जलने वाले
मिट्टी का दिया और तेल लाकर सारे कपड़े जला दिए। बाद में इसके लिए उसको माँ के थप्पड़ भी खाने पड़े। उसके बाद हमने देखा कि उनको अंग्रेजी भाषा से घृणा। शेखर के मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति जो घृणा का भाव पैदा हुआ, वह अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ता था। मैं आगे देखा तो उसकी पहली आया ईसाई थी। उसका पहला गुरु दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा दिया करता था। घर में भी लोग अंग्रेजी बोलते थे। उसके पिता चाहते थे कि वो घर में भाइयों से अंग्रेजी में बातचीत किया करे, पर शेखर को यह पसंद नहीं था कि विदेशी भाषा उसकी मातृभाषा बन जाए। उसने पूरी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू किया। ये तो हमने देख रहे हैं जो शेखर का बचपन, आज जो हम देख रहे हैं उसमें हमने देखा कि कैसे शेखर है वो विदेशी भाषा का घृणा यानी कि नफरत करने लगता है। आगे आगे पढ़ते हैं हम थोड़ा। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था। प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी भी ताजा थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो क्यों ख्याली थी, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का त्याग, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर दे। तो यहाँ हमने देखा कि अपने हिंदी को ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए वो गांधी के प्रति जो अपनी श्रद्धा थी, महात्मा गांधी के उसको व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई साधन उसे प्राप्त नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, एक राष्ट्रीय नाटक लिखना उन्होंने आरंभ किया और जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी भी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। और प्रस्तावना में जो कि क्यों हत्या लिखी, केवल वही कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा, वो ज्यादा उसको कठिनाई नहीं हुई। और उसके बाद उन्होंने उस नाटक था वो आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए वो साधन और अनवरत शब्द आया। अनवरत का अर्थ है लगातार कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। आगे देखते हैं। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। तो उन्होंने क्या किया, सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा, प्रतिभा यानी तेजस्वी बुद्धि, प्रतिभा का अर्थ है तेजस्वी बुद्धि, सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत का एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न।
उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया, जिसमें शेखर को किसी तरह की अपनी राष्ट्रभक्ति और गांधी जी के प्रति अपनी जो श्रद्धा व्यक्त करनी, उसके लिए उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। बचपन से ही उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र और नाटक देखा था, जिसके कारण उसे ढांचे पर उसका यह नाटक, उसमें स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाया गया, जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। गांधी जी के प्रेरित सारी बातें, कथाई बुनाई, विदेशी भाषा का बहिष्कार आदि भी दिखाई गई। नाटक की प्रतिलिपि लिखकर शेखर ने उसे अपनी पुस्तकों के बीच छिपाकर रख दी। और आगे देखते हैं। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी शाही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों में के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों के गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसे अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और वह हर समय जब जहां वहां जाता, उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने, शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र बेडरूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे और पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने, सिर पर अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते हुए झिझकता था। उस लड़के ने समझा कि उसका सामना करने वाला कोई नहीं, वह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा, माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? आगे देखते हैं। मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा और उत्तर कोई नहीं दिया। तो हमने यहाँ देखा कि जो बांकीपुर स्टेशन पर जो घटना घटी, शेखर के पिता और शेखर के साथ वो एक दिन कहीं दौरे पर जा रहे थे और वहां वेटिंग रूम के बाहर एक लड़का शेखर के पास आता है और
और वो वेटिंग रूम के बाहर एक लड़का शेखर के पास आया और वह अच्छा सा सूट और अंग्रेजी टोपी पहने हुआ। उसने अंग्रेजी में शेखर का नाम उसको पूछा। शेखर चुप रहा और उस लड़के ने फिर अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, पर शेखर ने घृणा से उसकी ओर देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। घृणा का अर्थ हमने देखा था नफरत। और कोई उत्तर नहीं देता है और आगे क्या होता है देखते हैं। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए ही मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं दे। शेखर और भी चिढ़ गया और चुप हो गया। वो लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर कहा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया कि उनके पिता जो थे उन्होंने शेखर की चुप्पी उसके पिता को बुरी लगी और उन्होंने क्या किया, क्रुद्ध स्वर में यहाँ हमने बहुत सारे शब्दार्थ भी देखे हुए। उन्मुख होना यानी कि सामने होना, तनिक यानी थोड़ा, जरा, रोब यानी प्रभाव और गुस्ताखी यानी कि बेहद में या अशिष्टता। तो शेखर की चुप्पी उसको पिता को बुरी लग गई और वह क्रुद्ध स्वर में अंग्रेजी में कहा कि जवाब क्यों नहीं देते। तो वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गए और वेटिंग रूम में आकर पिता ने शेखर के से जवाब न देने का कारण पूछा, लेकिन तभी ट्रेन आ गई और शेखर जवाब देने से बच जाता है। दूसरे दिन पिता ने घर में माँ से कहा कि हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने उनका बोल नहीं निकलता। शेखर ने वो सुन लिया। तो यहाँ शेखर एक जीवनी उपन्यास का पहला भाग में से ये जो चैप्टर है वो लिया गया है। तो आज का ये 21वां चैप्टर क्रांतिकारी शेखर का बचपन गद्य है वो यहाँ हमने पूर्ण किया। स्वाध्याय के प्रश्न आपको अपने फेयरबुक में लिखना है और ये जो चैप्टर है पूरा पढ़ कर एक बार समझ लेना। आगे के लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब 22वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे। शब्दार्थी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया वो शब्दार्थी एक बार देखकर, कौन से शब्दार्थ शब्द का कौन सा अर्थ होता है वो भी आप लोगों को एक बार देखकर ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो पढ़ लेना और स्वाध्याय के प्रश्न अपने फेयरबुक में लिख लेना है। अब दूसरी बार आगे लेक्चर में मिलेंगे तब आगे 22वें चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक का रखते हैं, आगे मिलेंगे तब आगे की ओर 22वें चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।